कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, तो एक स्माइल कीजिए ना। अरे ये नहीं, क्यूट वाला। किया क्या? ओके, थैंक्स। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको एक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप से मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तीनों बोर्ड के बच्चों को, एसएससी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई, तो ये तीनों बोर्ड के बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि हम इक्वेशन गिवन है उसका ग्राफ कैसे बनाएं, ग्राफ से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें कि दो अगर इक्वेशन है हमारे पास, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करके, ग्राफिकली सॉल्व करके कैसे हम उसके सॉल्यूशन निकालें, पहली बात। दूसरी बात कि ग्राफिकली अगर हम सॉल्व ना करें, अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या मेथड है, कौन कौन से मेथड है और कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरी बात कि अगर लाइन गिवन है, दो लाइन, वो अगर पैरेलल है तो क्या सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग है तो क्या सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट है तो क्या सॉल्यूशन होंगे, क्या कुछ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड छोटे से छोटे प्रॉब्लम 1 मार्कर से लेकर के 3 मार्क्स तक के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आराम से शुरू करते हैं, बिना टेंशन लिए, बिना किसी डर के। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नाम सुना नहीं, कई बच्चों को डर हो जाता है कि अरे ये चैप्टर से तो हमसे तो बनेगा ही नहीं। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी एनसीईआरटी का पूरा कवर कर चुका हूँ, मेरे वेबसाइट क्या बोलते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो आई होप कि इजी है, मेरे हिसाब से तो इजी है, आपको भी इजी लगेगा। बस एक बार व्यू करो कि क्या है क्या नहीं। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही बेसिक से लेकर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट 10th का, तीनों बोर्ड के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं कि पेयर मतलब दो। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, वो आपको मैं जरा सा 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन having maximum power of a variable, equation having maximum power of a variable, is equal to 1। मतलब ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल तो आप समझते होंगे, लेटर से हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन, ये सारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बदल जाती है। तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है कौन? अल्फाबेट। तो वेरिएबल का जो भी पावर होगा, यानी मैक्सिमम पावर जो होगा, वो 1 हो सकता है। आप बोलोगे कि सर नहीं समझ आ रहा है, मैक्सिमम पावर कैसे 1, मतलब कुछ एग्जांपल तो दो। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं क्या, कि जैसे देखो मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। वेरिएबल आपको दिख गया होगा x और y, कितने वेरिएबल हैं? 2। अब वेरिएबल का पावर चेक करो, कुछ भी नहीं है पावर। सर पावर कुछ भी नहीं, एक बच्चा बोलता है कुछ भी नहीं है, मतलब सर आप तो बोल रहे हो 1 होना चाहिए, पर पावर तो है ही नहीं। अरे बेटा पावर कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। अगर आप कहीं पे 2 लिखते हो तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो जो वेरिएबल है उसका पावर मैक्सिमम कहने का मतलब है कि 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 1 होगा पावर। अगर मैक्सिमम पावर आप नहीं बोल रहे हो तो पावर बोलो तो भी चलेगा। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल। क्या पढ़ रहे हैं? टू वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने आ रहे हैं? देखो 2, एक x और एक y। ये ऐसा भी हो सकता है 2p प्लस 3q इक्वल टू 8। मतलब वेरिएबल कुछ भी आ सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है कि x और y को ही आना है। ठीक है, तो इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। अगर समझो कि यही x² प्लस 4x प्लस 3 हो गया,
इक्वेशन में देखो वेरिएबल का पावर 2 हो गया, एक नहीं है 2 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इक्वेशन आपने कहाँ पढ़ा है? आपके टेक्स्ट बुक 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अगर वेरिएबल का पावर 2 हो जाता, मैक्सिमम पावर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हम कौन सा पावर हमेशा कंसीडर करेंगे? मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल का क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है, जो आप पॉलिनोमियल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अगर डिग्री 2 है तो वो कौन सा इक्वेशन होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 1 है तो वो कौन सा इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इतना तो आपको पता है, लीनियर इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने कंपेयर करके आपको दिखाया कि अगर पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 होता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। पर यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल तो है हमारे पास x और y, और उसका जो पावर है वेरिएबल का वो कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसे इक्वेशन क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब जो सबसे बेसिक चीज है जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ये जनरल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पे तो जनरल फॉर्म ऐसा लिखा लेकिन एक्सप्रेशन आप इस टाइप से लिख रहे हो। तो इसी एक्सप्रेशन को, ये वाले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लेके आता हूँ 2p, या फिर ये वाले को ले लो x सेम है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो ये 7 को अगर आप राइट में लेके आओगे, सॉरी राइट से लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या बनेगा? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। देख लो अब कंपेयर करके, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो पॉलिनोमियल में आपने ये काम किया होगा कि a इक्वल टू 2। यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। c एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म होता है, तो c की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे? -7। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल किस टाइप के होंगे। तो बेसिकली जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है फास्ट कवर करेंगे। तो जनरल फॉर्म सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है, व्हाट राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, लिख लिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल का कितना हो सकता है? 1। तो डिग्री कितना हो जाएगा? 1। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिख रहे हैं हम, ये जो जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, उसमें एक चीज और देखो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। तो बाबू मुझे एक बात बताओ कि क्या ये a 0 हो सकता है? तो एक बच्चा बोलता है कि सर a 0 नहीं होगा। मैंने बोला क्यों नहीं होगा? बोलता है कि सर अगर 0 a हो गया तो a तो 0 होगा ही होगा, इस x को भी 0 कर डालेगा वो, और जैसे ही x 0 हो गया मतलब ये वेरिएबल एक ही बचेगा y, मतलब ये 2 वेरिएबल नहीं रह जाएगा, ये 1 वेरिएबल बन जाएगा। तो a तो 0 नहीं हो सकता है। मैंने पूछा कि क्या ये b 0 हो सकता है? तो उसने बोला कि सर b भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? कि सर अगर b 0 होगा ना तो ये y भी 0 हो जाएगा, और y के 0 होते ही ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1 वेरिएबल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा b भी नॉट इक्वल टू 0। अब b भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? c 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म है, 0 हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको याद ये रखना है कि ये 0 a और b नहीं हो सकता। एक बच्चा पूछता है कि सर ये a और b है क्या? तो मैं बोलता हूं कि ये a, b, c आर रियल।
नंबर। ए बी को जनरली मैं लिख रहा हूं ए बी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर तो समझते हो ना कि सारे नंबर रियल के अंदर आते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, इररेशनल नंबर हो। मतलब ए और बी की जगह पे रूट में भी वैल्यू आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो सारे नंबर रियल नंबर के अंदर ही तो आते हैं, इसलिए ए और बी जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। इतना समझ में आया? आ गया। अब ये जो ए बी है वही तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो अगर ये 2 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 1 वेरिएबल नहीं बन जाएगा, इसलिए ए और बी तो 0 नहीं हो सकते। ओके, ये हो गई बेसिक बात। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि दो लीनियर इक्वेशन आएंगे, दो लीनियर इक्वेशन। देखो कैसे, अगर मैंने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा, फर्स्ट लिख रहा हूं पहला इक्वेशन, तो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन अगर लिखूंगा तो a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। अब ये a1 a2 की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2 3 4 5, b1 b2 की जगह पे c1, ये वैल्यू ये बदल जाएंगे, a1 a2 चेंज हो जाएगा। वो जस्ट हमने दिखाया है कि a1 b1 ये सब रियल नंबर है, तो ये दो इक्वेशन बना। तो इस एक्सरसाइज में, इस लेसन में हमें यही सॉल्व करना है कि ये जो दो इक्वेशन होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हम इस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, कैसे इस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बेसिक जो आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में समझना था, आप आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। ध्यान रखना ये चीज, a0 b0 कंडीशंस 1 मार्कर में कभी पूछ सकता है, डिग्री पूछ सकता है कभी इसका, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, लीनियर इक्वेशन या फिर इसको देखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। कौन कौन से? ग्राफिकली एंड सेकेंड मेथड इज एल्जेब्रिकली। एक सेकेंड, तो ये ग्राफिकली और दूसरा एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है? ग्राफिकली में आप क्या करोगे, दो गिवन इक्वेशन रहेंगे, उन दोनों इक्वेशन के आप क्या करोगे, 1 बाय 1 ग्राफ प्लॉट करोगे, और जैसे ही ग्राफ प्लॉट होगा फिर हम फाइंड करेंगे कि कितने सॉल्यूशन होंगे। एल्जेब्रिकली में क्या होता है, 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है एलिमिनेशन by equating coefficient, elimination by equating coefficient। सेकेंड मेथड का नाम है elimination by substitution, elimination by substitution। एंड थर्ड मेथड जो है वो आपका क्रॉस मेथड बोलते हैं, क्रॉस मेथड। तो इस साल सीबीएसई वाले बच्चों को क्रॉस मेथड नहीं है, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्रॉस मेथड किसके लिए, एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए। जनरली उसको हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, तो क्रैमर्स रूल में बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा बाद में, तो वो एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए। सीबीएसई वालों को अगले साल से होगा, इस साल तो फिलहाल 2021 में नहीं है, ओके, ओमिट है वो सिलेबस से। तो ये हो गया। तो चलो ये सॉल्व करने के मेथड हैं कि अल्जेब्रिकली अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं 3 मेथड लगा सकता हूं। आप बोलोगे कि सर ये एलिमिनेशन जो आपने लिखा है किसका एलिमिनेशन, तो बाबू रे ये वेरिएबल का एलिमिनेशन है कि अगर आपके पास x + 2y = 7, 3x + 4y = 8 है, तो अगर मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूं, मतलब हटा दूं,
अगर मैंने एक वेरिएबल को हटा दिया तो y सेम वेरिएबल है, आप वैल्यू सॉल्व करके निकाल लोगे। तो एक तो एलिमिनेशन हम कर सकते हैं कोफिशिएंट को इक्वेट करके। कोफिशिएंट को इक्वेट करके कैसा कि अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को 3 से, तो ये भी 3x बना के माइनस करके हटा सकते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट, डिटेल में भी पढ़ेंगे। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे नाम है वैसे ही पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, सेकेंड वाले इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के सेकेंड इक्वेशन में रखा, तो उस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वन बाय वन बताऊंगा मैं आपको। क्रॉस मेथड भी, डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं, डिटरमिनेंट से हम सॉल्व करते हैं। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। बेसिकली आप देखो कि देयर आर टू वेज टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वन इज ग्राफिकली एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिकली। इन अलजेब्रिकली there are three method: elimination by equating coefficient, elimination by substitution, and third one is cross method, Cramer's rule, or you can say determinant method also। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं कुछ और पॉइंट्स जो 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जाने हैं। तो ध्यान से देखना कैसे है, क्या है कि समझो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, बहुत बढ़िया। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हो गए, साइमल्टेनियस टू इक्वेशन। तो ये सवाल ये है कि इक्वेशन को देख करके अगर 1 मार्क में हमसे पूछा गया तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वो बताने हैं। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन, देखो 3 टाइप के होंगे, मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे एक टेबल जैसा फॉर्म कर देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा है किसके, b1 अपॉन b2 के, तो ऐसे सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक वैल्यू मिलेगा आपको x का और एक ही वैल्यू मिलेगा आपको y का, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। तो यूनिक सॉल्यूशन से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ जनरली 2 लाइन, अब देखो 2 लीनियर इक्वेशन 9th में हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करने की वजह से कितने पॉइंट क्रिएट होंगे, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से आपको एक वैल्यू मिलेगा किसका, x का, और एक वैल्यू मिलेगा किसका, y का। अगर आप ग्राफ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर मान लो ये ग्राफ है, मान लो आपका, तो यहां से अगर आपने वैल्यू नीचे की तरफ लिया तो ये x देगा समथिंग, और यहां से आपने इसको ज्वाइन किया तो ये y देगा आपको। मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी होंगी, कौन सी लाइंस, यहां लिखता हूं मैं, कौन सी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब 1 वैल्यू x का और 1 वैल्यू y का आपको मिलने वाला है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या, कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये a1 a2 यही है कोफिशिएंट x y का। तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। कैसा सॉल्यूशन देगा,
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं, बेसिकली मेनी सॉल्यूशंस। अब आपके मन में आया होगा कि सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसके ग्राफ जो बनते हैं वो जनरली, अगर आप ग्राफ पेपर पे ऐसे देखो तो ये लाइन समझो कि पहली वाली लाइन है, मतलब पहले वाले इक्वेशन की लाइन है, और ये दूसरी वाली लाइन जस्ट उसी के ऊपर ओवरलैप हो गई, उसी लाइन के ऊपर। आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक लाइन है उसी के ऊपर मैंने ब्लू भी बनाया, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो गई। तो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो गई तो कितने सारे पॉइंट बन रहे हैं, 1 2, गिन नहीं पाओगे आप, बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, और जितने पॉइंट बनेंगे हर वो पॉइंट वहां से कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इतने सारे एक्स वाई देगा वो। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई, कब ओवरलैप हो जाएगी, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तब वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। और जब ओवरलैप होगा तो सॉल्यूशन कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। वो इसलिए क्योंकि हर इंडिविजुअल पॉइंट पे आपको एक्स वाई मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट लाइन पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। अब एक और केस बनता है, एक बच्चा बोलता है कि सर हमेशा सॉल्यूशन ही आएगा, कभी एक सॉल्यूशन आएगा, कभी बहुत सॉल्यूशन आएगा, क्या कभी ऐसा भी होगा कि सॉल्यूशन आए ही ना। तो एक सिचुएशन और है जहां पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हुआ तो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब फिर से वही बच्चा बोलता है कि सर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं समझा मैं, मतलब ग्राफिकली बताओ मुझे थोड़ा सा। तो देखो मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो एक बात बताओ कि एक लाइन ऐसी जा रही है और एक लाइन बिल्कुल उसके पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो एक बात बताओ ना कि दोनों लाइन कभी मिलेंगे ही नहीं तो पॉइंट बनेंगे ही नहीं, और अगर पॉइंट बनेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो कब नहीं आएगा सॉल्यूशन, when a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब सॉल्यूशन नहीं आएगा। और जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इस केस को कैसी लाइंस हम बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। जब लाइन पैरेलल होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि when line is parallel number of solution of the two simultaneous equation will be, तो आपको लिखना है 0 solution। when line is intersecting number of solution 2, when line is coincident number of solution is infinite or many solutions। तो आपको ये पूछा जाएगा कि write the condition when two simultaneous equation have infinite or many solution। तो आपको कंडीशंस क्या लिखने हैं कि a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 and in this case line will be coincident। तो ये बहुत आसान से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई थिंक समझ में आया होगा। तो आया है तो फिर वही बात लाइक करो, ठीक है। तो चलो एक चीज और बाकी है इसमें, वो भी कंप्लीट करते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बताओ ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो मैं आपको बताता हूं कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कैसे होगा। एक बच्चा रोज जाता है क्लास में पढ़ने को, डेली जाता है, टाइम से अटेंड करता है, होमवर्क करता है, सब कुछ करता है, असाइनमेंट करता है, सब करता है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कहीं जॉब लगेगी, कुछ करेगा, कर लेगा। तो मतलब उसके लाइफ में एक भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपके लाइफ में यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंट कब होगा इक्वेशन, जब उसके एक सॉल्यूशन आए तो भी, और जब उसके मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तब भी कंसिस्टेंट बोलेंगे।
फिर जिसके नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, बिल्कुल कोई भी काम कर रहे कंसिस्टेंसी नहीं है, पढ़ाई में भी नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता, मतलब इनकंसिस्टेंट आप कह सकते हो, इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गई बात कि दो इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड, कि कब इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा तो कंडीशन क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट होगा तो कंडीशन क्या लिखेंगे, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इतने में आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद एक टॉपिक ये रह जाता है कि हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे और अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये नोट कर लो, मिटा रहा हूं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे आएगा। एक्चुअल में 9th में किया हुआ है, जस्ट 9th में हमने अलग अलग किया था, इसमें सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे ग्राफिकली। ग्राफ तो नहीं है यहां, पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो सेम ड्रॉ करना, आपका आंसर आएगा। बाकी पूरा मैं सॉल्व करके देता हूं आपको, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है सॉल्व करने ग्राफिकली सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है हमारे पास, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इवन स्टेट बोर्ड में भी के बुक में भी, सीबीएसई में भी और आईसीएससी में भी कॉमन ले रहा हूं ये वाला, तो तीनों में आपको ये चीज मिलेगा कि सॉल्व टू साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, देखो जरा, आज के बाद तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक इक्वेशन मैंने ले लिया फर्स्ट वाला, लेट या फिर कंसीडर 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। कंसीडर कर लिया हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सुनो, यहां पे जो कंफ्यूजन होता है, बिगेस्ट कंफ्यूजन जो है, स्कूल में मैम ने कराया x इक्वल टू 0, हम रट लेते हैं, हम जिंदगी भर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, नहीं करना है यार। आप x इक्वल टू 1 करो, x इक्वल टू 3 करो, y इक्वल टू 5 करो, आप अपनी मर्जी से करो। इसलिए तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, लेट। एक वैल्यू आपको अपने मन से कंसिडर करना, अपने मन से, दिल से। तो अगर मैंने x की वैल्यू को 0 ले लिया, आप जनरली कंसीडर किया करो छोटी छोटी वैल्यूज, ताकि आपको ग्राफ पे इजी पड़े ड्रॉ करना। तो मैंने x को ले लिया 0, 1 ले लो, 2 ले लो, पर 0 लिया मैंने। तो जैसे ही x को 0 लिया, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो जरा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9। मैंने इस x इक्वल टू 0 लिया और इस 0 को पुट कर दिया मैंने एक्सप्रेशन के अंदर। तो 2 इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 डाला है आपने, तो x की जगह पे 0 प्लस 3y एज इट इज, और ये 9। तो 2 इंटू 0 हो गया 0, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 3y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, y इक्वल टू क्या आ गया, 3। जब हमने x 0 लिया तो y क्या हो गया, 3। फिर से हम x को क्या कर रहे हैं, 2 कंसीडर कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 लिया, फिर से उसी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 2 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 9, सॉरी x इक्वल टू 3 ले लो। आप बोलोगे कि 3 क्यों सर, क्योंकि 3 2 जा 6 होगा, 9 में से 6 माइनस होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर मिलेगा आपको, तो ग्राफ पे प्लॉट करना आसान रहेगा। तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3y इक्वल टू 9,
3y इक्वल टू क्या हो गया 9 और ये 6 प्लस में है राइट में जाके माइनस इक्वल टू 3, तो 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या हो गया 3/3 कैंसिल आउट, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे छोटा सा, जिसमें x और y की वैल्यू लिखनी है हमें। x की वैल्यू जो हमने कंसीडर किया था क्या 0, तो जब x 0 कंसीडर किया तो y क्या मिला आपको 3, तो y को इसके नीचे लिखो 3। जब आपने x को 3 कंसीडर किया तो y क्या मिला आपको 1, ऐसा सिस्टमैटिकली 1 बना लिया। सेम ये काम करेंगे हम सेकंड एक्सप्रेशन के लिए। क्या है सेकंड एक्सप्रेशन आपका, तो सेकंड एक्सप्रेशन है देखो क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है, फिर से हम क्या करेंगे कोई भी वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो फिर से मैं कर रहा हूँ x इक्वल टू पहली वैल्यू 0, तो इक्वेशन में पुट करेंगे 4 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू 18, 0 प्लस 6y इक्वल टू 18, 0 तो हो गया 6y इक्वल टू 18, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18, y इक्वल टू 3। फिर से क्या करेंगे एक और वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक और वैल्यू इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 3 कंसीडर कर रहा हूं फिर से। क्यों 3, कि अगर मैंने यहां पे 3 लिया तो 4 3 जा 12, 18 में से 12 माइनस होगा 6 बचेगा, ये 6 उसको डिवाइड करके y की वैल्यू 1 देगा। तो ये बहुत अच्छा है, आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसा थोड़ा सोचा करो कि कैसे हम इक्वेशन की वैल्यू को x की वैल्यू रखने पे y को इंटीजर में ला सकें, प्लॉट करना आसान हो जाएगा। एक दो बार करोगे हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। तो लिखते हैं फिर से लेट x इक्वल टू 3। एक बच्चा पूछता है कि सर आप x ले रहे हो, क्या y भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं y भी। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 6y इक्वल टू 18, 12 प्लस 6y इक्वल टू 18, 6y इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, 6y इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या आ गया 6/6 मतलब 1। फिर से एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर लिखेंगे x y, x की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो y मुझे मिला 3, x की वैल्यू जब मैंने 3 ली y मिला मुझे 1। अब ये इक्वेशन तो बन गया है, अब करेंगे हम इसको ग्राफ पे प्लॉट। तो ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, अभी देखो इसी क्वेश्चन से मैं आपको सारे मेथड कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, और सबका आंसर सेम आएगा। और वो हमने जो कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और वो पैरेलल लाइंस वाली बात पढ़ी ना, वो भी यहीं पे चेक कर लेंगे। तो देखो जरा कि कैसे करेंगे इसका। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, ये हो गया ऑरिजिन 0 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस रहता है आपका, ये y एक्सिस रहता है 1 2 3 4 5 6। कुछ इस टाइप से आपको बनाना नहीं, आपके ग्राफ पेपर रहेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये लाइंस दी हुई रहेंगी। अब क्या करना है देखो, फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले बनाएंगे, तो x इक्वल टू जितना काम मैं ग्राफ में करूंगा आपको उतना करना है, ठीक है। चलो, तो x इक्वल टू 0 है तो y 3 है। देखो जरा ध्यान से कि x 0 मतलब ये वाला पॉइंट, y 3 यहां, तो यानी x कहां पे 0 होगा, ये वाले पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,3, मतलब यहां पे x 0 है। y एक्सिस पे x 0 क्यों है, ना तो इस तरफ चल रहे हैं, ये वाला x इधर है ना x चल रहे हैं ना नेगेटिव चल रहे, कहां बैठे हैं y पे, तो x तो 0 हो गया। तो 0,3 यहां मिल गया। x क्या है अगला 3 और y 1 है, तो x 3 मतलब ये वाला पॉइंट, y 1 मतलब ये वाला पॉइंट। तो y से चलेंगे इस तरफ, x से चलेंगे इस तरफ। ये डॉट डॉट आपको नहीं बनाना है,
ये आपके ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी लाइंस दी हुई रहेंगी। ये तो मैं मैच कराने के लिए डॉट डॉट बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप ये डॉट डॉट एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ध्यान से। ये पॉइंट मिल गया हमारा क्या, 3,1। सेकेंड, अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने लाइन रखा और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद यहां पे लिखेंगे हम स्केल। क्या स्केल कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप 1 ही ले रहे हो तो यहां पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x, y एक्सिस। दोनों पे ले रहे सेम, तो हमने स्केल बना के लिख दिया कि अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप 2 यूनिट लोगे, यहां पे समझो 1 सेंटीमीटर है और आप कंसीडर कर रहे हो एक्चुअल में 2, तो 2 लेना, ठीक है। और ऐसे ही है नॉर्मल, तो हमने वो ले लिया। सेकेंड इक्वेशन में भी x 0 है तो y 3, x 0 y 3 यही वाला पॉइंट आएगा 0 3। क्या आएगा सेकेंड इक्वेशन का भी 0,3, 3,1 तो सेकेंड का भी आएगा 3,1। तो अब दोनों इक्वेशन का फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर मैंने लिख दिया कौन सा नाम उस इक्वेशन का, क्या है फर्स्ट वाला 2x + 3y = 9। एग्जाम में आपको ये नाम लिखने हैं लाइंस के ऊपर, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं उतना आप लिखोगे। सेकेंड इक्वेशन का भी यही लाइन बनेगा, तो उसका भी नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे 4x प्लस जो भी इक्वेशन है = 18। दोनों बन गया। आप बोलोगे कि सर दो इक्वेशन की एक ही लाइन होगी, क्या ये कोइंसिडेंट है? तो ये बिल्कुल कोइंसिडेंट है। दोनों लाइन जो है वो एक के ऊपर एक बन गया, मतलब दोनों इक्वेशन की लाइन एक के ऊपर चली गई। एक बच्चा बोलता है कि सर आपने बोला था ना कि दोनों लाइन के ऊपर, दोनों लाइन अगर एक के ऊपर एक होगा, कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो क्या ये वही है? हाँ बेटा वही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो वो बच्चा मेरे को बोलता है कि सर चेक करके बताओ ना कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है क्या, तब और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सच में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो चलो जरा चेक करें, यहां पे चेक करते हैं। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, तो 2/4 इक्वल टू b1 क्या है 3, b2 क्या है 6 इक्वल टू c1 क्या है 9 और c2 क्या है 18। अगर इसको इस तरफ लाओगे तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 18 कट करेंगे, 2 2 4, 3 2 6, 9 2 18। अरे बाबू रे, तो देखो ना ये 1/2 = 1/2 = 1/2, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आया। मतलब ऐसा हो रहा है, तो हमने जो पढ़ा था कि लाइन कोइंसिडेंट बनेंगी, लाइन कोइंसिडेंट बनी। लाइन कोइंसिडेंट बनने से सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएगा, तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएगा ना, हर पॉइंट पे आपको xy मिलेगा। कितने xy चाहिए, गिनते रह जाओगे। तो जो हमने a1/a2 पढ़ा था, b1/b2 पढ़ा था, c1/c2 पढ़ा था, वो भी राइट निकला, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो राइट है। तो ग्राफिकली ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे। समझ आया क्या? आ गया होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समझ आ गया होगा। अब एक बच्चा बोलता है कि सर रुको ना, क्वेश्चन यही रहने दो, इसी क्वेश्चन को आप अलजेब्रिकली सॉल्व करके बताओ ना कि आंसर सेम आता है क्या। तो अलजेब्रिकली सॉल्व तो करेंगे, इसी को करें क्या, दूसरे को करेंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। कितने सॉल्यूशन फाइंड करोगे? तो हम एक और ग्राफ बनाएंगे यूनिक सॉल्यूशन का, और उसमें हम तीनों मेथड पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मिटाऊं इसको? यस, मिटा देते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, ग्राफ बनाएंगे उसका, और ग्राफ बनाने के साथ हम तीनों मेथड एक्सप्लेन कर लेंगे उसी में, सबके आंसर सेम आएंगे, और फिर कंप्लीट लीनियर इक्वेशन का जो भी लोचा लफड़ा है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कवर हो जाएगा। अभी 50% में कर चुका हूं। चलो तो एक इक्वेशन और लेते हैं, x - 2y = 0, इक्वेशन नंबर 1। 3x + 4y =
20 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, बहुत अच्छे, इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैं वही चेक कर लूं क्या कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो एक बच्चा बोलता है करो ना सर, कैसे करेंगे, a1 अपन a2, अभी साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि कंफर्म नहीं है ना कि इक्वल है क्या नहीं है, b1 अपन b2 c1 अपन c2। तो a1 अपन a2 जो है क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 अपन x का कोफिशिएंट 3, b1 क्या है -2, b2 का कोफिशिएंट 4, c1 क्या है 0 और c2 का कोफिशिएंट, सॉरी c2 तो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म है 20। एक चीज देखो कि a1 ही बराबर नहीं है a2 के, मतलब a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, और अगर ऐसा होता है तीसरे को चेक करने की गरज ही नहीं है, ऐसा होता है तो हमने क्या पढ़ा है, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। एक बच्चा बोलता है कि सर यूनिक सॉल्यूशन आया ना, अब एक काम करो ना, इसका ग्राफ बना के मुझे बताओ ना कि सच में एक ही पॉइंट पे कट होता है क्या। चलो देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, x - 2y = 0, तो मान लेते हैं लेट x = 0, तो x 0 मतलब 0 - 2y = 0, -2y = 0, y = 0। कई बार क्या गलती करते हैं बच्चे, सुनो ध्यान से, -2y = 0 करेंगे तो क्या करते हैं, इस -2 को उधर प्लस कर देते हैं। नहीं 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 बाबू, ऐसी गलती नहीं करना बिल्कुल भी, ये -2 मल्टीप्लाई में है ना, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब y = 0 / -2, और 0 के नीचे कुछ भी रहने तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 ही होगा ना, तो y = क्या हो जाएगा, 0। एक और वैल्यू लेते हैं x की, लेट x = मैंने मान लिया क्या 2, x = 2, तो x की वैल्यू मैंने 2 ली, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2y = 0, -2y = ये 2 प्लस में है, राइट में जाके -2, y = क्या हो गया -2 / -2, कैंसिल आउट हो गए दोनों, y = मिला 1। तो अब एक बॉक्स बना लेते हैं ना इसका, एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स के अंदर दो वैल्यू डालेंगे x, y, x 0 रखा तो y क्या मिल रहा है 0, x मैंने रखा 2 तो y मिल रहा है 1, तो 2 और 1। सेम काम करेंगे हम किसके लिए, सेकंड के लिए, सेम काम करेंगे किसके लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए। क्या है सेकंड इक्वेशन, 3x + 4y = 20, तो लेट x = क्या ले, हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं पहली वैल्यू, सबसे आसान काम है 0 लेना, तो 3 × 0 + 4y = 20, 4y = 20 हो गया, ये 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, y = 20 / 4, 4 5 = 20, ये 4 मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो y = 5। अब x की वैल्यू फिर से मैं क्या लूं, तो अगर मैंने समझो 2 लिया तो 14 आएगा, अगर मैंने समझो 3 लिया तो 11 आएगा, अगर मैंने 4 लिया तो 8 आएगा, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 4। तो x 4 लिया, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, पर मैं जानबूझ के 4 ले रहा हूं कि हमें इंटीजर मिले ताकि ग्राफ पे प्लॉट करना आसान रहे। तो 3 × 4 + 4y = 20, 4 3 are 12 + 4y = 20, 4y = क्या हो जाएगा 20, और ये 12 राइट में जाके प्लस है तो माइनस, तो ये हो गया 12, 4y = 8, y = 8 / 4, 4 2 8, तो y = आ गया 2। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे, तो यहाँ पे x y, x की वैल्यू क्या है आपके पास 0, तो y क्या मिला 5, x आपने रखा 4 तो y क्या मिला 2। बना लेंगे ग्राफ, कैसे बनाएंगे देखो जरा, तो ये बनाया मैंने y एक्सिस और ये x एक्सिस, नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3
4 5 6 7 8 और ये ऑरिजिन है जहां पे x और y दोनों जीरो होंगे तो 0, 0। प्लॉट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। x 0 है, यहां देखो x 0 है तो y कितना है 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा 0, 0। x 2 है तो y क्या हो जाएगा 1, तो x यहां से 2 लेंगे और यहां से y 1, y इधर की तरफ x इधर की तरफ। ग्राफ पेपर पे आपको ये डॉट नहीं बनाने हैं, वहां पे लाइंस ऑलरेडी दी होंगी, तो दोनों लाइन जहां पे मिलेंगे वो हो जाएगा आपका 2, तो पहली लाइन जो आपकी जाएगी वो कुछ इस टाइप से जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और इसके ऊपर हम इक्वेशन का नाम लिख देंगे x - 2y = 0। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं x 0 y 5, तो x 0 y 5 मतलब यहाँ पे x 0 मतलब ना इस तरफ x बढ़ रहा है ना पीछे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये आ गया क्या 0, 5। x 4 y 2, x 4 यहाँ से और y 2 यहाँ से, तो ये डॉट आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ये मैं सिर्फ यहाँ बना रहा हूँ। ग्राफ पेपर पे आपको ऑलरेडी लाइंस रहती है, तो x 4 y 2 यहाँ आ जाएगा। तो अब ये इन दोनों लाइन को आप ज्वाइन कर दो, ये वाली ग्राफ किसकी हो गई दूसरे इक्वेशन की, तो नाम लिख देंगे 3x + 4y = 20। स्केल आप फिर से लिख सकते हो यहाँ पे क्या 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन x, y एक्सिस, दोनों पे ले रहे हैं, लिख दिया। यहाँ पे x एक्सिस और ये y एक्सिस। ग्राफ हमारा कंप्लीट है। अब देखो बाबू, मैंने यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बताया था, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, इंटरसेक्टिंग लाइंस आई, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या देता है यूनिक सॉल्यूशन, एक एक सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप जब x आप कैसे फाइंड करोगे x और y, तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करना, ये जो पॉइंट होगा वो आपको x की वैल्यू देगा, और इससे यहाँ y एक्सिस पे ज्वाइन करना, ये जो वैल्यू होगा ये आपको y की वैल्यू देगा। ये होगा इस दोनों इक्वेशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब वो बच्चा बोलता है कि सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आप वो दोनों मेथड भी एक्सप्लेन कर दो ना। अब भी कर देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। तो ये ग्राफ सॉल्यूशन हो गया। अब देखो अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला मेथड लेते हैं हम क्या, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपना, x - 2y = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 20। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का मतलब है कि या तो x के कोएफिशिएंट को दूसरे इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट के बराबर कर दो, या तो यहाँ 3x है तो इसको भी 3x कर दो, या फिर यहाँ 4y है तो ऊपर वाले को भी 4y कर दो। चलो मैं करता हूँ x को 3x, तो ये इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वेशन 2 है, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो जैसे आप 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 2 6y = 0। नीचे वाला इक्वेशन आपका ऑलरेडी वही रहेगा, 3x + 4y = 20। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, वीडियो बनाना हो जाए इसके लिए। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, ऑपोजिट साइन लेंगे, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फिर कैसे, देखो अगर 3x - 6y = 0 है, इसमें से अगर मुझे माइनस करना होगा किसको, 3x - 4y को, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे अल्टीमेटली में 3x - 4y। तो ये जो साइन होता है ना, ये यहाँ पे हम यूज करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो जो प्लस साइन रहेगा तो आप माइनस करो, जो माइनस होगा तो प्लस करो। तो यहाँ 3 के आगे कुछ नहीं था, मतलब प्लस था तो माइनस किया, प्लस के आगे माइनस, माइनस।
ये 3 प्लस माइनस यानी 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, मतलब आप 0 भी बोल सकते हो, प्लस माइनस 0 हो गया। -6 प्लस 6 माइनस 10y इक्वल टू 0 माइनस 20 माइनस 20। तो ये माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू हो गया 20/10, 10 2 जा 20, y इक्वल टू कितना मिला, 2। y इक्वल टू 2 मिल गया। ये ग्राफ मैंने एग्जैक्ट हाथ से बनाया ना, मेजरमेंट नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, पर y इक्वल टू 2 आप ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना 2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या मिल गया, 4। तो यूनिक सॉल्यूशन मिला, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। समझ आया, आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, जस्ट हमको कोएफिशिएंट इक्वेट करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है, एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इस वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको वो दूसरा वेरिएबल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो दूसरा मेथड देखते हैं। कौन सा मेथड, याद रखना ये वैल्यू को, अभी दूसरे मेथड से भी यही आएगा, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। सेकेंड मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन, किसका एलिमिनेशन, वेरिएबल का एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। करना क्या होता है इसमें कि एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे वेरिएबल में पुट कर देते हैं। देखो जरा, x माइनस 2y इक्वल टू 0, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया, x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, क्या होगा, 2y राइट में जाएगा, माइनस 2y से प्लस 2y, तो x की वैल्यू मेरे पास है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट करेंगे, क्या होगा, 3 इंटू 2y प्लस 4y इक्वल टू 20। देखा, कुछ नहीं किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन से वैल्यू निकाला, दूसरे एक्सप्रेशन में रख दिया। तो 3x था तो 3 इंटू 2y, 4y था तो 4y इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 3 2 जा 6y प्लस 4y इक्वल टू 20। 6 प्लस 4 10y इक्वल टू 20, y इक्वल टू देखो क्या है, 20/10, 2। तो y इक्वल टू मिला 2, और इस y की वैल्यू को यहां पे रख दो, x इक्वल टू, तो पुट y इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 इंटू 2, x इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो बाबू रे देखो ना, x और y की वही वैल्यू मिली ना जो दूसरे मेथड से अभी हमने निकाला था, 4 और 2। तो आसान है, सीबीएसई में ये दोनों मेथड है, आप फॉलो करो। एसएससी बोर्ड वाले के लिए ये एक मेथड है जो अभी उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट मेथड हार्डली 5 से 7 मिनट और लगेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, उससे भी आंसर सेम आता है। देखो जरा कैसे करेंगे, उसको हम बोलते हैं जनरली कौन सा, क्रैमर्स रूल बोल लो, क्रैमर्स रूल। ध्यान से देखना बस क्या करते हैं। यहां से हम सबसे पहले एक्सप्रेशन से लिख लेंगे, a1 क्या है 1, b1 क्या है -2, c1 क्या है 0। याद रखना क्रैमर्स रूल में हमेशा ये c1 जो 0 और 20 है राइट में रहेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म को राइट में रखना है, सिर्फ इतना याद रखना बस, नहीं तो गलत हो जाएंगे। क्रैमर्स रूल में सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ये 0 यानी कांस्टेंट टर्म जो भी होगा, वेरिएबल लेफ्ट में रहेंगे, कांस्टेंट राइट में होंगे, मतलब ये इंडिपेंडेंट टर्म जैसा ये है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में रखना है। सेकेंड में क्या हो जाएगा, b1, a2 क्या हो जाएगा 3, a2 3, b2 4, c2 20। ठीक है, क्रैमर्स रूल कहता है कि अगर आपको x फाइंड करना है तो आप लिखो यहां पे, क्या लिखोगे, c1 c2 b1 b2।
नहीं, ये मत लिखो, आप लिखो डी ऑफ एक्स बाय डी। अगर आपको y फाइंड करना है तो आप लिखो डी ऑफ y बाय डी। अब ये d क्या है, dx क्या है, dy क्या है? तो देखो ये जो d होता है इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, d से डिटरमिनेंट। वैल्यू इसके अंदर d निकालने के लिए जो हम वैल्यू डालते हैं वो कांस्टेंट टर्म नहीं, d के साथ देखो x y कुछ भी है क्या, नहीं है ना, तो हम x y वाले टर्म लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे। मतलब यहाँ पे आएगा आपका a1 a2, यहाँ आएगा b1 b2। dx निकालने के लिए जो रहता है उसको छोड़ करके करेंगे, जो रहता है उसको छोड़ के बची हुई वैल्यू लेंगे। dx में x है ना, तो x के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, मतलब ये जो a1 a2 है ये छूट जाएगा। तो क्या लेंगे यहाँ पे हम c1 c2 b1 b2। dy अगर मुझे निकालना है तो y को छोड़ देंगे, y के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, बचे हुए लेंगे। तो बचा हुआ क्या लेंगे हम यहाँ पे a1 a2 c1 c2। y किसके साथ है, b है ना, तो b वाला टर्म रह जाएगा। बस अब वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं करना है। वैल्यू पुट करते हैं और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेना। वैल्यू पुट करेंगे, a1 की जगह पे 1, b1 की जगह पे -2, a2 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 4। सॉल्व करते कैसे हैं इसको, ये वाला हटा देता हूं मैं, शायद इसकी जरूरत अब नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये डायगोनल को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट को, और ये दोनों को बाद में। समझ आया क्या? इन दोनों को लगे तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, ऐसा फिर अलग समझोगे। पहली बार इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो पूरा एक रहता फिर गया इधर पे, देखो जरा, तो 4 into 1 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा पहले, 4 into 1 4, बीच में माइनस, 3 minus 2 जा -6, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -6। अब ये देखो -6 + 6 क्या हो जाएगा 10, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 10 हो गया। सेम यहां करेंगे, C1 कितना है 0, C2 कितना है 20, B1 कितना है -2, B2 कितना है 4, ये B2 यहाँ पे 4। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको क्या सिखाया, इन दोनों को पहले, तो 0 × 4 0 माइनस 22 × 40, 22 × 40 और माइनस है तो -40। ये ध्यान रखना, बस यहाँ पे बाबू गलत हो जाता है, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 40, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +40। थर्ड वाला निकालेंगे, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, C1 कितना है 0, C2 कितना है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया, इन दोनों को पहले 20 × 1 20, बीच में माइनस, 3 × 0 0, 20 - 0 20। अब ये तीनों वैल्यू को आप यहां पे रख दो, आंसर आ जाएगा। तो x के लिए देखो क्या था, x के लिए dx कितना है आपका 40, d कितना है 10, 10 4 = 40, x क्या मिल गया आपको 4। ये देखो x यहाँ पे 4 था पहले से, दूसरे मेथड से। y निकालने के लिए क्या करोगे, dy कितना है देखो जरा 20, और d कितना है 10, 10 2 = 20, तो y क्या मिल गया 2। तो यहाँ से भी, इस मेथड से भी y मिला आपको 2x4। तीनों मेथड मैंने आपको कराए, ग्राफिकल मेथड भी कराया, मतलब कंप्लीट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पूरा जो भी कॉन्सेप्ट था खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज आप करो, आराम से करो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना है फिलहाल। थैंक यू, स्माइल करते रहो, बाय।